हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस चैप्टर यानी द वर्क ऑफ रिवर्स एंड प्रोड्यूस लैंडफॉर्म्स यानी नदी के कार्य और उनसे निर्मित होने वाली स्थलाकृतियों के ऊपर दो वीडियोस जो हैं वो चेक की हैं। उन दोनों वीडियोस में हमने देखा कि नदी जो है वो किस प्रकार अपने विभिन्न विभिन्न भागों में, या ये कहें कि विभिन्न विभिन्न जो अपनी उसकी जीवन की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में किस प्रकार विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और उन स्थलाकृतियों के निर्माण करने का सबसे प्रमुख जो आधार है वो क्या या कौन सी क्रिया रहती है। जिस प्रकार हमने देखा कि नदी तीन भागों में अपना स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, ऊपरी भाग, मध्यवर्ती भाग और निचला भाग। और यदि हम जीवन के अवस्थाओं के आधार पर देखें तो नदी अपनी युवा अवस्था में जब वो ऊपरी भाग में होती है तो अलग प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, और जब नदी प्रौढ़ावस्था में होती है तो वह मध्यवर्ती भाग में होती है। मध्यवर्ती भाग में वो किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, यहाँ तक हमने अपनी लास्ट दो वीडियोज़ में देखा है। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नदी जो है अब अपने निचले भाग में है, और निचले भाग में नदी पहुँचते हुए नदी की अवस्था कौन सी पहुँच जाती है? वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था। और हम कंपेयर करते हैं वृद्धावस्था को युवावस्था और प्रौढ़ावस्था से। तो देखिए, युवावस्था में जितना वेग, जितना जल का आयतन, जितनी गति, जितने अवसादों को ढोने की क्षमता नदी में पाई जाती है, मध्यवर्ती भाग में उससे कम पाया जाता है, और वृद्धावस्था में तो सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ इसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट, एक तरह से हम जो देखते हैं बेसिकली। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो रहता है कि किस प्रकार नदी जो है वो अपने ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती है, लंबवत अपरदन करती है, और जैसे जैसे वो अपने निचले भाग की तरफ या अपनी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती है, नदी के अंदर जल की कमी हो चुकी होती है, जल का वेग काफ़ी कम हो चुका होता है, अपरदन करने की शक्ति काफ़ी हद तक क्षीण पड़ चुकी होती है, निक्षेपण की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो चुकी होती हैं, क्योंकि इस समय तक नदी जो है वो अवसादों को और अधिक ढोने की क्षमता अपने साथ नहीं रख पाती। तो इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार नदी पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में उतरती थी तो बड़े बड़े जो अवसाद अपने साथ बहा कर लाती है, पहले उनका निक्षेपण करती है, फिर करती है वो उससे छोटे कणों का, और सबसे अंत तक वो कौन से कणों को ढोती है जो काफ़ी महीन होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये तो है नदी के जीवन का डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह से हमने देखा, या विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति। तो अब तक हम दो प्रकार की स्थलाकृतियों को देख चुके हैं, ऊपरी भाग में बनने वाली स्थलाकृतियाँ और मध्यवर्ती भाग में बनने वाली स्थलाकृतियाँ। आज हमारा टॉपिक का जो लास्ट पोर्शन है वो है नदी के निचले भाग में जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। स्थलाकृतियाँ बनने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक टॉपिक जो है समझाने की, मैं की पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नदी अब अपने निचले भाग में पहुंच चुकी है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अपरदन होता है, एक चीज़। ठीक है, लेकिन अपरदन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कठोर चट्टानों को तीव्र गति से काफ़ी गहराई तक काटती हुई आगे बढ़े। यहाँ पर अपरदन होता है बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो की पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। सबसे पहला है ढाल नगण्य, क्योंकि नदी जो है वो अपने पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों के समतली क्षेत्र में अपने कहाँ तक पहुँच चुकी है? मुहाने तक पहुँच चुकी है। तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ का जो ढाल है वो कैसा है? नगण्य है, बिल्कुल समतल ढाल बराबर है। ठीक है, दूसरी बात है कम गति। जितनी गति नदी की ऊपरी भाग में है यानी पर्वतीय क्षेत्रों में है, उससे कहीं गुना गति कम निचले भाग में नदी की हो चुकी होती है। और अगर नदी की गति कम है तो उसका वेग भी काफ़ी कम होगा। वेग कम होगा तो उसके साथ साथ अवसादों को वहन करने की क्षमता यानी भार को वहन करने की क्षमता भी कैसी हो जाएगी? कम। तो जब नदी की गति कम है, वेग कम है और भार को वहन यानी ढोने की क्षमता भी कम है, तो वो क्या करेगी? अपरदन लगभग ना के बराबर करेगी। और क्या कार्य सबसे अधिक करेगी? निक्षेपण का। तो ये की पॉइंट्स हैं, इसको आप एक बार लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, बड़े इजी वर्क है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये है नदी का निचला भाग, जहाँ पर ये की पॉइंट्स हम देखते हैं, या ये कहें कि ये निचले भाग की विशेषताएं हैं। अब हमें जो स्थलाकृतियों का निर्माण करना है वो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए करना है। क्लियर है? क्या सबसे पहले ढाल नगण्य होगा, समतल ढाल के बराबर है, वेग और गति काफ़ी कम है, जल का आयतन काफ़ी कम हो चुका होता है क्योंकि वो अपने उद्गम क्षेत्र से काफ़ी दूर आ चुकी होती है। जिसके साथ साथ नदियों के भार वहन यानी अब भार को ढोने की क्षमता कम,
अपर्दन ना के बराबर होता है और सर्वाधिक कौन सी गतिविधि होती है, वो है निक्षेप। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनसे जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। देखिए उसके बारे में भी बड़ा आसान है। जिस प्रकार ये मध्यवर्ती क्षेत्र में 2 या 3 स्थलाकृतियों का निर्माण करती थी, उसी प्रकार ये इस यानी अपने निचले भाग में भी 3 प्रकार की स्थलाकृतियों का ही ये निर्माण करती है। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है गुम्फित नदी। गुम्फित यानी जैसे गुफा के अंदर से निकलती हुई नदी, जिस प्रकार हम गहरी या अंधेरी गुफाओं में लुप्त हो जाते हैं, ऐसी ही जो गुम्फित नदी है वो किस प्रकार से निर्मित होती है और इसमें निक्षेपण किस प्रकार से सहायक है, ये हम समझेंगे। दूसरी स्थलाकृति का निर्माण करते हैं वो प्राकृतिक तटबंध यानी नेचुरल लीव्स का। ठीक है, उसके बाद आता है बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट जो है वो डेल्टा और ज्वार नदमुख या एस्चुरीज जिसको हम बोलते हैं। ये तीनों या 4 प्रकार की जो स्थलाकृतियां मुख्य तौर पे नदी अपने निचले भाग में बनाती है, उनमें सबसे अधिक किस गतिविधि का रोल होता है, निक्षेपण का। इसे आप भूलना नहीं। और निक्षेपण क्यों अधिक होता है, ये उसके सारे कारण हैं जो अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेन पोर्शन है वो है आपका सबसे पहले गुम्फित नदी। देखिए गुम्फित नदी, ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा लैंग्वेज में मैं कुछ नहीं जाऊँगा क्योंकि की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या हैं। एक बार फिर आप लोग देख लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो। सबसे पहले ढाल नगण्य। ठीक है, नदी की जब अपने निचले भाग में पहुंचती है ढाल नगण्य होता है, गति और वेग काफ़ी कम होता है, भार वहन क्षमता काफ़ी कम हो चुकी होती है, अपर्दन ना के बराबर होता है और केवल कौन सी गतिविधि सर्वाधिक होती है, निक्षेपण की। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं अपने पहली स्थलाकृति की जिसका निर्माण करती है नदी अपने निचले भाग में। तो इसे कहते हैं गुम्फित नदी। देखिए ये जो आपको नदी का मुख्य क्षेत्र आपको आता हुआ नजर आ रहा है, या इसको मैं एक लैंग्वेज के रूप में आपको समझाऊं तो जब नदी अपने निचले भाग में प्रवेश करती है तो वेग के कम हो जाने के कारण, ढाल की कमी के कारण, भार वहन क्षमता को काफ़ी हद तक खो देने के कारण नदी क्या कार्य करती है, निक्षेपण का कार्य करती है। और निक्षेपण किन कणों का कर रही है, जो काफ़ी छोटे हैं, बारीक हैं और महीन हैं। ठीक है, निक्षेपण गति, ये जो रेड आपको चिन्ह नजर आ रहे हैं ये आपके निक्षेपण से निक्षेपण है। और इन निक्षेपण के कारण नदी जो है वो मुख्य धारा में नहीं बह पाती बल्कि कई छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार जो मुख्य नदी है वो कई छोटी छोटी सरिताओं में विभक्त होती है और हमें एक मुख्य नदी नजर नहीं आती। यानी वो नदी कैसी हो चुकी होती है, लुप्त हो चुकी होती है और हमें क्या नजर आती हैं, केवल छोटी छोटी सरिताएं। तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं गुम्फित नदी। देखिए की पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं इससे पहले। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि हम इसको कुछ ज़्यादा अलग तरीके से समझ सकें। हमें सिर्फ इतना मैंने आपको बताया था, समझना है की वर्ड क्या है और इसका तोड़ के हम किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, आई एम श्योर जब आप लोग इस गुम्फित नदी के कंसेप्ट को बुक की लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी भी समस्या नहीं आएगी। और अगर आती है तो आप लोग इस वीडियो को के नीचे जो कमेंट्स हैं वहाँ पे कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी साथ साथ समझा दूंगा। तो ये है आपकी गुम्फित नदी। आगे टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कहा था ये जो चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ये इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों के कॉलेज की तरफ से बनाए हुए हैं उनके अंदर मैं जब वीडियो भेजता हूँ तो वो आपका ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं और एक टाइम के बाद आपको वो डिलीट करनी पड़ती हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में वो वीडियो शायद आपके पास ना हो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग इन वीडियो को अपने एग्ज़ाम तक भी देख सकते हो और आने वाले टाइम तक भी। देखिए ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में जाते हो तो ये काफ़ी हद तक उनमें से क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से पूछते हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर देना ताकि मुझे ये पता लग जाए कि कितने बच्चों ने ये वीडियो देख ली है, क्योंकि मुझे उसका डे टू डे जो रिकॉर्ड है वो डिपार्टमेंट के पास भेजना पड़ता है। एंड सेकंड मोर थिंग कि इस यूट्यूब चैनल को जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है इसे एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार के स्थल रूप जो कि है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ का मैदान, ये बड़ा ईजी सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो मैंने डायग्राम है ये बुक की डायग्राम से काफ़ी अलग बनाने की कोशिश किया ताकि आपको समझ आए। देखिए ये जो डायग्राम नंबर 1 या जो शेप आपको नज़र आ रही है नंबर 1 पे ये वाली, ये एक सिंपल बहती हुई एक नदी है। जो नदी अपने किनारों के अंदर बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून के साथ बह रही है। ठीक है, एक पॉइंट को ध्यान में रखो,
ये दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ कि ये जो प्राकृतिक तटबंध है, ये जो बाढ़ का मैदान है, ये क्या है, ये दोनों एक साथ समझ लो ज़्यादा आसान होगा। बहती नदी अपने किनारों के अंदर है, राइट। ये जो आपको नजर आ रहा है रेड जो क्रॉस मैंने दिया है, ये कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा अवसादों को, राइट। तो अवसादों के बाद यहाँ पे दूसरा डायग्राम है, ये आपका जो नज बना रहा है आपका, ये आपको क्लाउड मैंने बनाने की कोशिश की है, क्लाउड से रेनफॉल हो रही है। अब जो नदी, यही नदी ये वाली है, ये नदी जल के कारण, जल कहाँ से आया, वर्षा के, यानी जब नदी के अंदर वर्षा का जल समाहित हो जाता है तब क्या होता है, नदी अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको जल नज़र आ रहा है रेड शेप में, ये यही इसी नदी का जल है जो किनारों को तोड़कर बाहर आ गया है। लेकिन वर्षा के समय में क्या होता है, नदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवसाद उपलब्ध होते हैं, मिट्टी होती है, छोटे छोटे रेत, बजरी, कंकड़ इत्यादि होते हैं। तो नदी क्या करती है, अपने उन्हीं अवसादों को नदी के दोनों छोर पे समान मात्रा में बिछा देती है, ठीक है। जब बाढ़ के समय में नदी द्वारा अपने अवसादों का निक्षेपण दोनों किनारों पर कुछ इस प्रकार से हो कि एक अवसादों का एक मैदान बिछ जाए, तो इस प्रकार नदी के निक्षेपण से बनने वाला मैदान हमारा बाढ़ का मैदान कहलाता है। क्योंकि किससे निर्मित हुआ है, बाढ़ से। बाढ़ किस में आती है, नदी में। और या ये कहें कि बाढ़ किसे कहते हैं, तो बाढ़ होती है जब नदी अपने किनारों को तोड़कर आसपास के रिहायशी या दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करती है, इस अवस्था को बाढ़ कहते हैं। तो इस अवस्था में नदी अपने साथ अवसादों को भी बहाकर वहां ले जाती है, जिसके कारण बाद में जब नदी का जल उतर आता है या सूख जाता है या वाष्पीकृत हो जाता है, तो वहां पर अवसादों के जमाव से एक परत बिछती है, जो कि कौन सी मिट्टी का निर्माण करती है, आप सभी को अच्छे से पता है, जलोढ़ मिट्टी का, जो कि कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से जिस मैदान का निर्माण होता है वो बाढ़ का मैदान कहलाता है। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको जो समझनी है वो है प्राकृतिक तटबंध। बहुत ईजी है। देखिए, जब नदी का जल वापस उतर रहा होता है तो कुछ अवसादों को वो अपने साथ बहाकर वापस भी लाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि किनारे कहीं ना कहीं काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो वो जो अवसाद हैं वो इन किनारों के साथ साथ क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं, जिसके कारण इन किनारों की जो ऊंचाई है वो काफ़ी बढ़ चुकी होती है। और इसके कारण अंदर के क्षेत्र में बहने वाली नदी काफ़ी सेफ, सुरक्षित बहती है। तो ये जो एक प्राकृतिक रूप से एक बैरियर लगता है, किसके द्वारा बना, ये नदी के द्वारा। प्रक्रिया क्या थी, निक्षेपण की थी। तो नदी के निक्षेपण से उसके किनारों पर बना एक प्राकृतिक अवरोध प्राकृतिक तटबंध कहलाता है। आई थिंक क्लियर होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब अपनी बुक की लैंग्वेज में इसे कंपेयर करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर इफेक्टिवली, राइट। सो लेट्स बिगिन। अपना जो थर्ड टॉपिक है वो है इसका लास्ट, जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका इसका डेल्टा। देखिए, डेल्टा के बारे में क्योंकि आप लोग एक सेमेस्टर क्लियर करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो वो सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं जब मैंने आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर में समझाया था डेल्टा क्या होता है। देखिए, ये डेल्टा स्लैश एस्चुरी, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं डेल्टा, या क्या बनता है, ज्वार नद मुख, जो मैंने आपको लास्ट पेजेस के ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया था, फ्लो डायग्राम, उसमें लिखा हुआ है। देखिए, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा ये आपको साइड में नजर आ रहा होगा, ये है एक त्रिभुजा आकार के रूप में नदी अपने मुहाने पर जब अपने अवसादों का निक्षेपण करती है, तो उस स्थलाकृति को क्या कहते हैं हम, डेल्टा। कीवर्ड क्या हुए, मुहाना, निक्षेपण, और आकृति कैसी हुई, लगभग डेल्टा, सॉरी त्रिभुजा आकार की। स्थलाकृति कौन सी हुई, डेल्टा, ठीक है। तो अब बेसिकली ये और गोमतीत नदी कोई ज़्यादा डिफर नहीं करती हैं, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, अवसादों के निक्षेपण से नदी जो है वो मुख्य धारा के रूप में नहीं बहती, बल्कि किस में बहती है, काफ़ी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, काफ़ी छोटी छोटी सरिताओं में वो विभक्त होती प्रतीत होती है। अब एक बात, दूसरा इसके साथ जो शब्द था वो था ज्वार नद मुख, जिसे हम कहते हैं एस्चुरीज। देखिए, ज्वार नद मुख आप लोगों से पहले भी एक बार पूछा हुआ है मैंने, बट आप लोगों को थोड़ी सी समस्या थी, मैंने लास्ट भी समझाया था। देखिए, डेल्टा और ज्वार नदमुख में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। सबसे पहले, डेल्टा बनता है वहां या उस मुहाने पर जहां पर ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आपको मैंने समझाया हुआ है क्या होता है, दिन के समय या दिन में एक समय जब जल स्तर में वृद्धि होती है, तो वो जल क्या करता है, समुद्र से थोड़ा अंदर की ओर अपना स्थान घेर लेता है, और जब वही जल वापिस उतरता है तो उस प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। तो जल स्तर में बढ़ोतरी और जल स्तर में गिरावट की इस प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। टॉपिक क्लियर है।
अब सपोज किसी भी स्थान पर ज्वार भाटा आता है, तो यदि नदी वहां पर अपना निक्षेपण करती है और ज्वार आ जाता है तो क्या होता है, नदी उन अवसादों को, सॉरी, जो ज्वार का पानी है यानी जो समुद्र या किसी भी सागर का पानी है, वो इन निक्षेपों को क्या कर देता है, पीछे की तरफ धकेल देता है। और नदी जो है वो अलग अलग सरिताओं में ना बंटकर एक सीधी सरिता के रूप में अपने अवसादों का निक्षेपण करती है, जिसे ज्वार नदमुख या एस्चुरीज बोला जाता है। ठीक है। और डेल्टा कहाँ पर बनता है, जहाँ पर ज्वार भाटा की प्रक्रिया ज़्यादा इफेक्टिव या प्रभावशाली नहीं होती। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब आते हैं, ये जो 3 कीवर्ड मैंने आपके लिखे हैं, ये कई बार 1 नंबर में आपसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका शॉर्ट नोट बना दिया। देखिए, डेल्टा की आकृति के आधार पर, किसके आधार पर, आकृति के आधार पर, जैसे ये त्रिभुजाकार है, ऐसे ही चापाकार डेल्टा, यानी जिस डेल्टा की आकृति कैसी होती है, चाप के आकार की, कैसी होती है, चाप के आकार की। तो इस प्रकार यानी चाप की आकृति में जब नदियां अपने अवसादों का निक्षेपण करती हैं तो उससे बनने वाली स्थलाकृति क्या कहलाती है, चापाकार डेल्टा। राइट। तो एग्जांपल्स क्या है, गंगा नदी या गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदी है वो कैसा डेल्टा बनाती है, चापाकार। राइन नदी जो यूरोप में है वो कैसे डेल्टा बनाती है, चापाकार। राइट। फिर आता है अगला पंजाकार। पंजाकार, या आप लोगों से वृक्ष की जैसे जड़ें होती हैं अमूमन ऐसे, एक मुख्य नदी जैसे अपना हाथ होता है पीछे से बाजू से और आगे ये 5 ट्रिब्यूटरीज जो निकलती हैं वो। तो जब पंजाकार नदियां अपने अवसादों का निक्षेपण पंजाकार आकृति में करें तो उससे बनने वाली स्थलाकृति कहलाती है पंजाकार डेल्टा। हालांकि सिलेबस में नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देने की समझाने की कोशिश किया ताकि ये 1 नंबर में कभी भी आए सो ये आप इसका आंसर कर सको। पंजाकार डेल्टे का जो एक उदाहरण है वो है मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, मिसिसिपी इंपॉर्टेंट है, मिसौरी इसकी से एक ट्रिब्यूटरी है। मिसिसिपी नदी आपकी यूएसए की सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है। राइट। फिर आती है ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी, जिसके बारे में हमने बात की अभी, वो होती है आपकी मुख्य तौर पे नर्मदा तापी, जो कि हमारी कहाँ पर पाई जाती है, भारत में। और ये दोनों नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं, अच्छे से जानते हो, और एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये है आपके बेसिकली। और एक हडसन रिवर है, हडसन रिवर भी आपकी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरीज का निर्माण करती है। राइट। सो ये हैं आपकी 3 जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, किससे, मुख्य रूप से ये स्थलाकृतियां जो हमने देखी, ये नदी अपने निचले भाग में निर्मित करती है, और निर्मित करने के साथ साथ मुख्य तौर पे इनका जो आधार होता है वो क्या होता है, निक्षेपण का। इन्हीं 3 नदी जो मुख्य निक्षेपण की अपनी स्थलाकृतियां हैं, इसके अलावा कोई दूसरी स्थलाकृतियां ज़्यादा डीप में और स्टडी करने की आपको ज़रूरत शायद इसमें नहीं पड़ेगी, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ एक की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स के मेथड से मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को ये समझना है, क्योंकि ये भी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक शॉर्ट मैनर में। अब इसको थोड़ा इलेबरेशन के साथ देखते हैं। ये है आपका बेसिकली जो हमारी रिवर वैली होती है। देखिए, रिवर वैली हमने डिस्कस किया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट रहता है रिवर के लाइफ का। ठीक है, और वैसे भी हमारा जो एक तरह से पॉपुलेशन क्लस्टर एरिया के हिसाब से डिफेंड करें तो ये रिवर वैलीज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन रिवर वैली के फॉर्मेशन यानी निर्माण में मुख्य रूप से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है, नदी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है जो जितनी भी नदी घाटियां हैं उनका निर्माण नदियां करती हैं, और हिमानी या दूसरा जो कारक है वो केवल उसके ऊपर कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो नदी और नदी की अवस्थाओं के आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारी घाटी है वो भी अलग अलग अवस्था में अपना अलग अलग विकास करती है। सिर्फ इतना आपको समझना है। क्या समझना है, कि जो हमारी नदी की घाटी है वो नदी की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से विकास करती है, विकसित होती है। राइट। सबसे पहली जो अवस्था आती है नदी के जीवन में वो कौन सी होती है, युवावस्था। कौन सी अवस्था होती है, युवावस्था। अब इस युवावस्था में नदी अपने किस भाग में होती है, ऊपरी भाग में होती है। ऊपरी भाग में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या होता है, वहां पर ढाल क्या होता है, भूमि का ढाल। नदी का वेग कैसा होता है, काफी तीव्र। जल में आयतन कितना होता है, काफी अधिक। भार को ढोने की क्षमता काफी अधिक होती है, जिसके कारण नदी किस प्रकार का अपर्दन करती है, हेडवर्ड इरोजन करती है, यानी लंबवत अपर्दन करती है। जब नदी लंबवत अपर्दन करती है तो घाटी कैसी होती है, गहरी होती है। कैसी होती है, गहरी। अब इसके साथ साथ संकीर्ण भी होती है, क्योंकि हमने बताया था, देखा था कि वी शेप वैली, गॉर्ज, कैनियन, ये क्या है, एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं, और एक ही प्रकार के स्थल रूप केवल और केवल गहराई और संकरेपन के आधार पर ही वर्गीकृत हैं।
तो जो नदी घाटी है वो कब गहरी होती है, जब आपकी ये सब फीचर्स उसमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि नदी घाटी चौड़ी कब होती है, जब नदी अपने कौन सी अवस्था में पहुंचती है, प्रौढ़ावस्था में। देखिए ये आपको नजर आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, ये जो 3 कट हैं आपको इस डायग्राम में, ये केवल और केवल किसको निर्धारित करते हैं, आपकी युवावस्था को, क्योंकि इसमें नदी क्या हो रही है, नदी घाटी केवल गहरी हो रही है, राइट, क्योंकि यहाँ तक आपको वी शेप वैली नजर आ रही है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है, जो ये फ्लैट पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये फ्लैट पोर्शन निर्मित होता है कौन सी अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। कौन सी अवस्था में, प्रौढ़ा। और तो जब नदी प्रौढ़ावस्था में होती है तब कौन से भाग में होती है, मध्यवर्ती भाग में। किस भाग में होती है, मध्यवर्ती में। और मध्यवर्ती भाग आपका पर्वतों में होता है या मैदानों में, वेरी गुड, आप सभी को पता ही है इस बारे में कि वो मैदानी क्षेत्रों का भाग है। और वहां पर नदी किस प्रकार का इरोजन करती है, हेडवर्ड इरोजन करती है या लेटरल, या किस, हाँ बिल्कुल, आप सभी को पता ही है कि वो आपका पार्श्विक अपर्दन करती है, यानी किनारों को अपर्दित करती है, जिसके कारण नदी क्या होती है, चौड़ी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए नदी की जो चौड़ाई है, नदी घाटी की जो चौड़ाई है वो काफ़ी बढ़ना शुरू कर देती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सबसे तीसरी स्टेज की, वो है आपकी वृद्धावस्था। देखिए वृद्धावस्था कहाँ पर होती है सबसे निचले भाग में, राइट, अपने मुहाने की ओर, जहाँ पर नदी अपने जल में या फिर किसी सागर, झील, महासागर में गिरने वाली होती है, जिसे हम मुहाना कहते हैं, वहाँ तक पहुँच चुकी होती है, राइट। और किस कारण से नदी घाटी जो है वो लंबी होती चली जाती है, वो अपने सहायक नदियों का अपर्दन जो है उसको संग्रहण वो करना शुरू कर देती है, न दूसरी नदियों के जल को अपने जल में मिला लेती है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करती है और काफ़ी आगे की तरफ अपनी लंबाई को बढ़ा लेती है। और जो हमने स्थलाकृति देखी थी विसर्प, तो जब नदियाँ के जो विसर्प होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो आसपास के क्षेत्रों को भी वो अपने घाटियों में सम्मिलित कर लेते हैं, जिसके कारण घाटी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, राइट। ये पॉइंट्स थे आपके जो टॉपिक से जुड़े हुए, ये कुछ एक की पॉइंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका टॉपिक का बिल्कुल लास्ट पोर्शन है। देखिए सबसे पहले होती है रिवर प्रोफाइल, या जो रिवर प्रोफाइल को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल। देखिए ये कीवर्ड हैं, कई बार आपको पूछ ले जाते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। रिवर प्रोफाइल क्या होती है, जो नदी अपने उद्गम क्षेत्र से लेकर तीनों अवस्थाओं से होती हुई अपने मुहाने तक पहुँचती है। दोबारा सुन लीजिए, जब नदी अपने उद्गम क्षेत्र से लेकर अपने तीनों अवस्थाओं से होती हुई अपने मुहाने तक पहुंचती है, तो जिस मार्ग से वो बहती हुई आगे बढ़ती है उसे हम रिवर प्रोफाइल कहते हैं, या इसे लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। बात आती है आपकी बेस लेवल की। देखिए बेस लेवल क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। बेस लेवल क्या होता है, हर मुहाने पे, यानी जिस भी नदी का जो भी मुहाना, हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की, गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी की एक आधार तल है, ठीक है, उसका बेस लेवल है, जहाँ पर जाकर नदी का जल खत्म हो जाता है, गिरता है, उसको हम उस नदी का आधार तल कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि नदी कभी भी अपने आधार तल के नीचे अपरदन नहीं करती है, ठीक है। अब बात करते हैं पुनर्यौवन। पुनर्यौवन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, किन कारणों से पुनर्यौवन होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पुनर्यौवन बेसिकली मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, जब जल के अंदर, या ये कहें कि कारक या नदी का जो अपर्दन करने का जो एक प्रकार से शक्ति है, जब वो पुनः प्राप्त कर लेती है तो उसे पुनर्यौवन बोला जाता है। यानी समझिए, जब नदी सपोज वो अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, पहुंचने वाली है या पहुंच रही है, सडनली उसको किसी ऐसी नदी का साथ मिल जाए जो अभी अभी अपनी युवावस्था में है, तो जैसे ही वृद्धावस्था में पहुंचने वाली नदी को किसी ऐसी नदी का साथ मिलेगा जो कैसी है, अपनी युवावस्था में। अब युवावस्था के अंदर जल भी अधिक होता है, वेग भी अधिक होता है, गति अधिक होती है, आयतन भी अधिक होता है, अवसादों को ढोने की क्षमता अधिक होती है, अपर्दन भी अधिक होता है। तो फिर नदी की जो शक्ति है वो दोबारा से जीवित हो चुकी है। जैसे ही अपर्दन करने की शक्ति दोबारा से नदी प्राप्त कर लेती है, उसे पुनर्यौवनी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिनकी वजह से पुनर्यौवन होता है। तो इसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट, वो है निक पॉइंट। देखिए निक पॉइंट कहीं ना कहीं पुनर्यौवन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए सपोज मैं आपको एक बार वो डायग्राम निकालता हूँ, आपको समझ में आएगा इसके, ये आपका जो डायग्राम है, ठीक है।
ये देखिए नदी का जो मैंने आपको बताया, सपोज ये उसका आधार तल है कि यहाँ तक उसको अपना बेसिकली आधार तल प्राप्त हो जाएगा, यानी नदी सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक अपर्दन करेगी, राइट, क्योंकि इससे नीचे तो अपर्दन कर नहीं सकती। अब दो कारण है, कई बार क्या होता है, ये जो आधार तल है सपोज ये नीचे की ओर खिसक जाए, यानी जो अपर्दन हमारा यहां पर समाप्त होने वाला था वो कहां पर समाप्त होगा, यहां पे। तो इस पॉइंट से लेकर आप इस नदी के नेक्स्ट पॉइंट तक अब नदी अपना जो कार्य है वो निरंतर जारी रखेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहां से नदी का आधार तल खिसक कर नीचे की ओर गया और नदी को पुनः अपना कार्य करना पड़ा, इस प्रक्रिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे निक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये कई कारण से हो सकता है, या तो जल स्तर कई बार डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है, कई बार क्या होता है अपलिफ्टमेंट हो जाता है, यानी जो बीच होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो उत्थान प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण नदी जो समाप्त होने के कगार पर है वो पुनः अपने कार्यों में लग जाती है। तो इस पॉइंट को निक पॉइंट कहा जाता है। और जब नदियाँ दूसरी नदियों का जल ग्रहण कर लें, वर्षा अधिक हो जाए जिसके कारण जल प्राप्त हो जाए, वो पुनः शक्ति से अपना कार्य करने लग जाएं और उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, तो उसे पुनर्यौवन कहा जाता है। सो ये था बेसिकली आपके इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का जो सार जो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। अब आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ हमारे जो बहिर्जात बलों के या बहिर्जात कारकों के जो दो प्रकार के बल हैं, जिसमें हमने पवन और दूसरी तरफ हमने नदी, और पवन और नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों को देखा है, उन सभी स्थलाकृतियों को आप लोग अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ एक बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या नोट्स बनाने आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ मानता हूँ, जब तक आप किसी भी चीज़ को पढ़ के अपने हाथ से एक बार निकाल नहीं लेते तब तक वो आपके दिमाग में ठहरती नहीं है। और लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, वो ओरल एग्ज़ाम नहीं होते। कई बार हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक हमने उस टॉपिक को समझ लिया है, बट जब उसके थॉट्स को, उसके कंसेप्ट को, उसके वाक्यों को, शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को समतल कागज़ पर हम उतारने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, तो क्या होता है, वो चैप्टर हमारे दिमाग से निकल चुका होता है। और क्योंकि आप सभी जानते हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू टेक योर टेस्ट या क्लास टेस्ट, तो जो एक मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बेनिफिट दे सकता है, ताकि आप लोगों को आपका पूरा एग्ज़ाम एक तरह से आपके हाथ से एक बार निकलवा दूं, बट वो अभी इस लॉकडाउन के प्रोसेस में थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सो कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने इन सभी लेक्चर्स के नोट्स बना लीजिए। हाँ, जहाँ तक रहा आप लोगों का टेस्ट वगैरह, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसा तरीका मैं निकाल पाऊँ जिनसे आप लोगों का टेस्ट मैं ईज़िली तरीके से ले सकूँ। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपने इसी प्रकार जो आपके पैटर्न हैं लेक्चर्स के, इसे फॉलो कीजिएगा। अगेन आई एम अपीलिंग यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जो भी इसे देख रहा है उस सभी को ये जो चैप्टर है वो समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ समस्या है, कुछ पॉइंट आपके रह गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, या मेरा नंबर आप लोग सभी स्टूडेंट्स के पास है, मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली डील करता हूँ, आप सभी को पता है। सो टिल देन स्टूडेंट्स, thank you so much. We will meet again at the same time and the same channel. Till then, thank you so much. Thank you.